What is doctrine of frustration? Doctrine of frustration. Contract Sir, impossible to perform. sir, Section 56. due to certain future event, contract is impossible to perform. It is frustrated. That is doctrine of frustration. Initial impossibility renders an agreement void. Subsequent impossibility renders a contract void. कौन सी वाली बात पर फ्रस्ट्रेशन कहते हैं? सब्सिक्वेंट पे। सब्सिक्वेंट। कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 56। पैरा कौन सा सेकंड। पैरा है? पैरा सेकंड। पैरा सेकंड। पैरा सेकंड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट doctrine of frustration applies to the agreement to sell, not on the sale. Why it is? Because the sale has become absolute at a date when it is performed, when it is done. Are you getting the point? हम बताएंगे जब पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाइए सेक्शन 55, टिक कर लीजिए सिर्फ। अब आ जाइए जरा 56, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। व्हाट इज मार्शलिंग? व्हाट इज मार्शलिंग? देखिए, मार्शलिंग होता है when the owner of the two or more properties mortgages their property to the mortgagee, and then any of the properties sold out to the purchaser. Then the mortgagee may request and may ask to the purchaser to take the properties which is not been mortgaged. ठीक है, उस प्रॉपर्टी की बात करेगा जिस प्रॉपर्टी को उसने नहीं मॉर्गेज किया। पढ़िए जरा। Section 56. Marshalling by subsequent purchaser. हम्म, If the owner of two or more properties mortgage them to one person and then sells one or more of the properties to another person, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have the mortgaged debt satisfied out of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the right of mortgagee or person claiming under him or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties. आपके उसमें सेशन दिया हुआ है डायरेक्ट में? No, sir. एग्जाम्पल करके? No, sir. किसी के में दिया नो है? सर। देखिए, इसमें क्या होता है, सब समझिएगा। ए जो है पर्सन है, वो अपनी 3 प्रॉपर्टी है उसके पास। लिखिए, ए हैज मॉर्गेजेस हिज 3 प्रॉपर्टीज XYZ टू बी नाम के व्यक्ति को उसने अपनी XYZ जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज कर दी। ठीक है, एंड द मॉर्गेजर ए, मॉर्गेजर कौन है? ए, सेल द प्रॉपर्टी X टू सी। एक्स नाम की जो प्रॉपर्टी है वो उसने किसको बेच दी? सी को, विच इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, जो कि फ्री है इनकम्बरेंसेस से, कोई
जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, उसने ऐसा प्रेजेंट किया, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसीज। नेक्स्ट, generally be a mortgagee can recover from any or all of the properties XYZ, but under the doctrine of marshalling, it provided that she will entitled to insist be that he should realize his debt first from Y and Z, which are unsold. Full stop. If debt remains unsatisfied, then B can proceed against X. It is known as doctrine of marshalling. ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। अगर ए के पास 3 प्रॉपर्टी है XYZ को X जो है मोर्गेज कर देता है B को, उसके बाद सब्सिक्वेंटली X नाम की प्रॉपर्टी C को बेच देता है। अब C ये रिक्वेस्ट कर सकेगा जब वो अपना डेट सेटिस्फाई करा रहा हो प्रॉपर्टी से, इधर बाय सेलिंग, इधर बाय फोरक्लोजिंग, एनीथिंग, कि वो जो है पहले Y और Z के अगेंस्ट डेट सेटिस्फाई कर ले। अगर तब भी डेट सेटिस्फाई नहीं होता और अनसेटिस्फाइड रह जाता है, देन B में मूव अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी X। प्रॉपर्टी X के अगेंस्ट B मूव कर सकता है। इसी को कहते हैं मार्शलिंग। ठीक है, मार्शलिंग प्रिवेंटिंग द राइट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट परचेजर। यस नो जी। सर जो प्रॉपर्टी जो उसने ली है मॉर्गेज वाली, मतलब ये वाला फैक्ट उससे छुपाया गया होगा कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है, एक तरीके से मतलब ये फ्रॉड किया हुआ ना। वो कह रहा है ना कि इनकम्बरेंसी से फ्री है, कोई इनकम्बरेंसी नहीं है उसके ऊपर, कोई चार्ज ही नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, सबको क्लियर है बात? अब आ जाइए सेक्शन 81, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। यहां पर जो परचेज किया था, परचेज की जगह दोबारा से मॉर्गेज करा दो। समझ रहे हैं आप? ए के पास जो है XYZ नाम की 3 प्रॉपर्टी है, जो वो पहले बी को मॉर्गेजेस कर देता है, ठीक है, और लोन ले लेता है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली X नाम की प्रॉपर्टी वो जो है C को मॉर्गेज कर देता है। अब यहाँ C जो है B से इंसिस्ट कर सकेगा, कहेगा कि आप पहले अपना डेट जो है X, Y और Z से चुका लो,
और y और z से अगर आपका डेट ना चुका तो आप तब उसके बाद जो है x से चुकाना। पढ़ो जरा, यही है 81। Section 81. Marshalling securities. If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then mortgage one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property or properties not mortgaged to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the prior mortgagee or any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties. क्लियर है? वही बात है, समझ गए? यहाँ सिर्फ मोर्गेज करना है, दोबारा से फिर मोर्गेज होगा। यहाँ परचेज की बात से इसको याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं हम लोग कि मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि जब सेल वाला पार्ट है तो सेल की बात होगी, सेल या परचेज की होगी। वो मोर्गेज वाला पार्ट है तो उसमें मोर्गेज की बात होगी या सिक्योरिटी की बात होगी। क्लियर है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4। नाम क्या है चैप्टर का? ऑफ मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्गेज? मॉर्गेज क्या होता है? व्हाट इज मॉर्गेज? Limited interest. Sir, transfer of an interest by delivering a property as a security against some advance as a loan. ओके, और कोई? व्हाट इज मॉर्गेज? जनरली a person who is the owner of the property shall have the right to transfer his property any of the ways provided under the transfer of property, either by sale, by mortgage, or by lease, or by exchange, or by gift, etc. He shall have the absolute right to transfer the properties, or exclusive right, not absolute. He shall have the exclusive right over the property by any of the ways he can transfer his property, and the person can get the interest in such properties if he is transferring the properties with exchange of the price. It is known as sale. But if he is tendering any of the interest in the specific immovable property, it is known as the mortgage. Where any interest, specific interest, though when we will talk about the specific interest, which has been the essential element of the mortgage. चलो इससे समझने से पहले एक जनरल पहले हम मोर्गेज समझते हैं, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। मोर्गेज होता क्या है? मोर्गेज का मतलब है कि जहां किसी पर्सन को कुछ पैसे की जरूरत है एंड उसको कुछ पैसा चाहिए, बट ही हैज ओनली द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां वो ऐसी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बंधक रखकर कुछ पैसा ले सकता है। दैट इज नोन एज mortgage. Suppose A requires the rupees of 2 lakh, बैंक में जाता है, बैंक से कहता है सर आई want 2 lakh rupees from the bank and I have the property, immovable property। तो कहते हैं ठीक है, आप पेपर्स लाइए, दिखाइए।
और बैंक को अगर लगता है तो बैंक उनके प्रॉपर्टीज के कागजात लेकर उनको लोन दे सकती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द मॉर्गेज। ठीक है, अब जरा बताइए क्या 5 चीजें सेक्शन 58 में दी गई हैं, पूछी गई है ये ऐसे ही जैसे लिखी हुई है। पढ़िए। Section 58. Mortgage, mortgager, mortgagee, mortgage money, and mortgage deed. Defined. मोर्टगेज, मोर्टगेज हमने आपको बताया। मोर्टगेजर, सपोज जो बैंक में गया था उसका नाम ए था, तो मोर्टगेजर कौन होगा? हु इज मोर्टगेजर? ए। सभी बताइए तभी कुछ आगे बढ़ेंगे। हु इज मोर्टगेजर? Sir, A. the person who is giving his property as a security। ठीक है, ए। मोर्टगेजी कौन होता है? Bank. बैंक। बैंक। मोर्टगेज मनी? सर जो लोन अमाउंट जो दिया अमाउंट Amount लोन of लिया है। loan. व्हाट इज मोर्टगेज डीड? द डीड and the written and registered agreement, registered document which is executed by the mortgager and attested by the 2 witnesses is known as a mortgage deed। तो जरा mortgage बताइए, व्हाट इज mortgage? A. A mortgage is the transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. क्या कह रहा है कि a mortgage is a transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the debt of money advanced or to be advanced by way of the loan। ठीक है, हियर क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, वेदर रियली a mortgagee gets any interest in the property mortgaged। My question is whether mortgagee gets any interest in the property mortgaged। सर लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ। लिमिटेड इंटरेस्ट और the mortgage does not create any interest in the property of the mortgagee। mortgagee के फेवर में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। the property is only transferring, just securing the loan। it is not creating an interest in favor of the mortgagee। mortgagee के फेवर में नहीं हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, तो सेक्शन 10 में क्या कह रहा है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ 1 पर्सन। यहाँ कहाँ कह रहा है कि mortgagee के फेवर में इंटरेस्ट होगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू कनेक्टिंग? समझ आ रही है ना क्या बात मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो लिखिए जरा एसेंशियल एलिमेंट लिखिए। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट यही है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट in an immovable property, in an immovable property। लिखिए एन एग्रीमेंट टू mortgage
does not create any interest in favor of the mortgagee. mortgagee के फेवर में तो कोई नहीं हो रहा है, ये आप पढ़ लीजिए. yes no. Yes, sir. such agreement creates only personal obligations. ठीक है. therefore here transfer of an interest in specific immovable property means protecting the debt by security of the property. नेक्स्ट लिखिए. such interest must be made in immovable property. सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है. ऐसा जो इंटरेस्ट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में होगा. ठीक है. ऐसी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए इमूवेबल होनी चाहिए, मूवेबल नहीं. नेक्स्ट. the transfer must be made to secure the payment of present or future loan or debt. ठीक है. ऐसा जो डेट होगा, ऐसे जो ट्रांसफर किया गया है, जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो कैसा होगा? ऐसी सिक्योरिटी कैसी होगी? प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी? प्रेजेंट, एट अ टाइम द प्रॉपर्टी हैज बीन मेड अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन or a person is agreed that he shall have the property to be made against the transfer and against the loan. तो अगेंस्ट द लोन ऐसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बनाया जाएगा. ठीक है. इसको कहा गया मॉर्गेज. अब मॉर्गेज के बाद क्या क्या है जरा बताइए. नेक्स्ट पैरा. The transferor is called a mortgager. The transferee a mortgagee. The principal money and interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money, and the instrument, if any, by which the transfer is effected is called a mortgage deed. ठीक है, क्लियर है. अब आ जाइए जरा नेक्स्ट. Simple mortgage. How many kinds of mortgages have been provided under the Transfer of Property Act? कितने काइंड के mortgage है? So 5. 6. पढ़िए जरा कितने के हैं. नंबर 1 सिंपल मॉर्गेज क्लॉज बी में, सी में कंडीशनल मॉर्गेज, डी में यूसुफरक्चरी मॉर्गेज, ई में इंग्लिश मॉर्गेज, एफ में मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स और जी में एनामोलस. यही है. यस सर. Yes, sir. ठीक है. अब आ जाइए सिंपल मॉर्गेज. व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज? देखिए सिंपल मॉर्गेज
वेयर अ पर्सन, जिसको मोर्गेजर कहते हैं, वेयर अ मोर्गेजर विदाउट डिलीवरिंग, अंडरलाइन करिएगा, without delivering a property binds himself to pay or personally binds himself to pay the mortgage money is called the simple mortgage. जहां वो खुद को पर्सनली बाइंड करता है बिना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए, ऐसी ट्रांजैक्शन को सिंपल मोर्गेज की श्रेणी में लाते हैं। कैसे, जरा बताइए। Simple mortgage, where without delivering possession of the mortgage property, the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied, so far as may be necessary, in payment of the mortgage money. The transaction is called a simple mortgage and mortgagee a simple mortgagee. देखिए, सिंपल मोर्गेज, आप सिर्फ एक लाइन में कहेंगे कि सर सिंपल मोर्गेज मीन्स अ मोर्गेज वेयर अ मोर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ, personally binds himself to pay the mortgage debt or mortgage money at a time when it becomes due, without delivering a property which has made a security against such debt. अब आ गया रेमेडीज, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द मोर्गेजी। मोर्गेजी को क्या रेमेडी है, तो कह रहा है कि where a mortgagor either impliedly or expressly states that where a property which is being made a security against such mortgage in case of the failing to pay, failing word है, failing to pay the mortgage money or mortgage debt, the mortgagee shall have the right to sold out the property by the court. कोर्ट के ऑर्डर से ऐसी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही बात लिखी है कि कुछ और लिखा है? तो क्या रेमेडी है? Sold out सिंपल करा मोर्गेज समझ में आया? रेमेडी क्या है? सोल्ड आउट करा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। क्लियर है सिंपल मोर्गेज? अब आ जाइए कंडीशनल मोर्गेज। कंडीशनल मोर्गेज होता क्या है? कंडीशनल मोर्गेज जो है, इट इज अ मोर्गेज एंड द मोर्गेजर ओस्टेंसिबली, अभी ओस्टेंसिबल हम पढ़ के आए सेक्शन 41 में। ओस्टेंसिबली कहते हैं जहां वो दर्शाता है उस चीज को। तो क्या करता है? ओस्टेंसिबली सेल दी प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजर, टू द मोर्गेजी। मोर्गेजी को सेल कर देता है और कहता है कि इट शैल बिकम एब्सोल्यूट इफ the mortgagee is unable to pay the mortgage money on time. Sale shall become absolute. सेल उसी दिन एब्सोल्यूट हो जाएगी जिस दिन मोर्गेजर जो है फेल हो जाएगा अमाउंट पे करने के लिए। इफ द मोर्गेजर pays the mortgage money on time, the sale shall become void. void हो जाएगी ये जो ostensibly सेल की है। it shall become void and it shall be the responsibility and the duty of the mortgagee to revert back the property to the mortgager.
पढ़िए जरा, यही लिखा है क्या? C. Mortgage by conditional sale, where the mortgager ostensibly sells the mortgage property on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute, or on ठीक है, condition पहली बात सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, कब एब्सोल्यूट हो जाएगी ये? अगर वो फेल हो गया, मॉर्गेज डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, डिफॉल्ट मतलब फेल हो गया पेमेंट करने में ऑन टाइम। दूसरी बात, on ऑन condition कंडीशन दैट, on such payment being made, the sale shall become void. कौन सी सेल ये वर्ड हुई है? जो ऑस्टेंसिबली की थी। नेक्स्ट, On condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट, The transaction is called mortgage by conditional sale and the mortgagee a mortgagee by conditional sale. क्लियर है बात? व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज, व्हाट इज कंडीशनल मॉर्गेज? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द मॉर्गेजी? अगर मॉर्गेजी को क्या रेमेडी है? फोरक्लोज करा सकता है। The remedies available to the mortgagee is to foreclose the mortgage, फोरक्लोज करा सकता है। अब आ जाइए यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज होता है वेयर अ पर्सन द मॉर्गेज ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू द mortgagee for getting any of the benefits or the rents or interest from the property till the debt or the mortgage money has been satisfied। जब तक कि mortgage money satisfied हो, तब तक के लिए जो है mortgager जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा, किसको? mortgagee को। Mortgagee को। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से लोन लिया, ए हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹1 लाख। अब 1 जनवरी को देना था पैसा, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया। अब उन्होंने कहा कि सर मेरा वो किराया किराया है, आप उसका वो किराया लेते रहिएगा। वो 10,000 रुपये पर मंथ आता है उससे, तो 10,000 रुपये पर मंथ प्लस इंटरेस्ट जब तक होगा तब तक बैंक उसको अपने कब्जे में रखेगा। उसके बाद इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू रिवर्ट बैक द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर, दैट इज ए। क्लियर है बात? पढ़िए जरा। D. Usufructuary mortgage, where the mortgager delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property or पढ़ती रहो। any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of mortgage money or partly in lieu of interest or partly in payment of the mortgage money. The transaction is called an usufructuary mortgage and the mortgagee and usufructuary mortgagee. क्लियर है बात? ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा, रेमेडी क्या अवेलेबल है? रेमेडी यही अवेलेबल है, द mortgagee shall have the right to take the possession of the property till the mortgage debt become satisfied। जब तक के mortgage debt satisfy नहीं हो जाता पूरा, तब तक वो उसकी पोजीशन में बना रहेगा। कौन? mortgagee। क्लियर है बात?
इंग्लिश मॉर्गेज, ई फॉर इंग्लिश, सी फॉर कंडीशनल। देख लो, यही बात लिखी है कि नहीं? सी फॉर कंडीशनल है, ई फॉर इंग्लिश है, डी फॉर यूसुफ्रैक्चरी है। इंग्लिश मॉर्गेज, व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज? वेयर a mortgager binds personally himself to pay the mortgage money and also transfers a possession to the mortgagee of the property। सिंपल मॉर्गेज में और इसमें यही डिफरेंस है कि सिंपल मॉर्गेज में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज में वो ट्रांसफर करता है। पढ़िए जरा। E. English mortgage, where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called as English mortgage. सीधी सी बात है, जब अगर वो पे कर देता है तो फिर क्या होगा? व्हाट इट विल हैपन्स? द मॉर्गेज इज बाउंड टू रिट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर। मॉर्गेजर। बात क्लियर है कि नहीं? रेमेडी क्या है? व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द मॉर्गेजी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी? सेल कर सकता है वो। बिल्कुल सोल्ड आउट करा सकता है। अब आ जाइए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसी को जो है इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज। टाइटल डीड्स वेयर अ person or the mortgager belongs to the following cities and towns, namely Bombay, Calcutta, Madras। अगर इन टाउन से बिलोंग करता है तो ही shall mortgage his property by delivering the documents to the mortgagee। वो अपनी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट रखकर मॉर्गेज मनी ले सकता है, अमाउंट ले सकता है, लोन ले सकता है। पढ़िए जरा। F. Mortgage by deposit of title deeds, where जी a person in any of the following towns, namely the towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and in any other town which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent documents of title to immovable property with intent to create a security thereon. The transaction is called a mortgage by deposit of title deeds. जी बताइए, क्लियर है बात? ठीक है। अब इसके अलावा जो इन 5 तरीकों के अलावा मॉर्गेज किया जाएगा उसे कहा जाएगा एनोमोलस मॉर्गेज। ठीक है, पढ़िए जरा एनोमोलस मॉर्गेज। G. Anomalous mortgage. A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale or usufructuary mortgage, an English mortgage, or a mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anomalous mortgage. कौन सा मॉर्गेज कहलाएगा? एनोमोलस मॉर्गेज। अच्छा, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में कौन से राइट्स है? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द मॉर्गेजी? क्या रेमेडी है? एज सिंपल मॉर्गेज। जो सिंपल मॉर्गेज की रेमेडी है वही टाइटल डीड्स में है। ठीक है, यहाँ क्या रेमेडी है?
The remedies to the mortgages shall be as per the decision of the parties. जो डिसीजन होगा पार्टीज का बाय एन एग्रीमेंट वो होगा। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. नेक्स्ट, डिफरेंस समझ आया? 6 मोर्गेज में क्या डिफरेंस है? पर्सनली कहाँ बाइंड्स करता है, कहाँ कहाँ पर्सनली बाइंड्स करता है मोर्गेजर? सर सिंपल और इंग्लिश। Simple and English mortgage. दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक में सर प्रॉपर्टी उसमें सिंपल में विदाउट डिलीवरी प्रॉपर्टी और सर इंग्लिश में विद डिलीवरी। डिलीवरी करता है प्रॉपर्टी की। ऑस्टेंसिबली कहाँ सेल करता है? Conditional सेल में। conditions. कंडीशनल सेल में। when ostensible sale become void? सर जब पेमेंट हो गई पेमेंट अपन ने Payment complete हो Average जाए। money has been paid. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी मॉर्गेज में अभी तक? देखिए, मॉर्गेज जब किया जाता है किसी प्रॉपर्टी को, तो एक मॉर्गेजर होता है, एक मॉर्गेजी होता है। मॉर्गेजर अपनी, जैसे आपने कहा कि सर या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद बाइंड करता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करता, या वो ऑस्टेंसिबली सेल कर देता है, या प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देता है पोजीशन में मॉर्गेजी की। तो आपको हमने रेमेडी बताई मॉर्गेजी की कि मॉर्गेजी ये करा सकता है, मॉर्गेजी ये करा सकता है। तो क्या, सपोज करो तारीख रखी थी 1 जनवरी सन 2005 को, लोन लिया ए ने बी से, और कहा कि यू हैव टू पे द लोन अमाउंट बाय 2 इयर्स, 1 जनवरी 2007 तक 31 दिसंबर 2006 तक आपको चुका देना है। 31 दिसंबर 2006 से पहले चुका दिया, ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो, जो कागजात मेरे रखे हुए हैं आपके पास, वो मना कर देता है जो मोर्गेजी। तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द मोर्गेजर? The mortgagor shall have the right to redeem his property. The equitable doctrine of the redemption is a right of the mortgagor when the principal amount or when the mortgage amount or mortgage money become due. The mortgagor shall have the right to redeem his property. उसके पास टाइम है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। It cannot be redeemed prior to the due date. ड्यू डेट से पहले रिडीम नहीं कराई जा सकती प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं आप? The mortgagor shall have only the right to redeem his property on the date on which it becomes due. And when it becomes due? It becomes due when the amount have been paid on a particular date. So there are two types of redemption. Two types of redemption means, one is legal redemption, which is governed by the common law court in England. Legal redemption means which can only be redeemed. It means the mortgagor shall have the right to redeem his property within a limited time.
if the time has been expired and he is unable to repay the loan amount, he shall be barred from redeeming his property. क्लियर है बात? और सेकंड होता है इक्विटेबल रिडेम्पशन. इक्विटेबल रिडेम्पशन मीन्स अ रिडेम्पशन which can be redeemed even after the expiration of the limitation period, because nothing in the law can prevent the mortgager from redeeming his property if he is ready and willing to pay the loan amount. Even after the long period, nothing can prevent the mortgager from redeeming his property. This is the principle of the equity code, and therefore it is known as equitable doctrine of redemption. Equitable doctrine of redemption is based on equity, justice, and good conscience. Clear है बात? Section 60 talks about the doctrine of or rights of redemption of the mortgagor. Section 60 पढ़िए जरा. Section 60. Right of mortgager to redeem. जी. At any time after the principal money has become due, the mortgager has a right on payment or tender at a proper time and place of the mortgage money to require the mortgagee to deliver बस रुकिए ऐसे नहीं. At a time after the principal money become due, जिस दिन से ड्यू हो गया मॉर्गेज मनी के इतने दिन, आज मॉर्गेज मनी ड्यू हुआ 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो उन्होंने कहा, उसके बाद जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया, वो जाए अपनी प्रॉपर्टी, पैसा दे, प्रॉपर्टी ले ले. बिकम ड्यू, द mortgager has a right on payment or tender at a proper time and place of the mortgage money to require the mortgagee. mortgage money के बाद क्या रिक्वायर कर रहा है mortgagee से? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टू रिक्वायर अ mortgagee, नंबर 1 ए टू डिलीवर टू द mortgager mortgage deed. जो mortgage deed बनी थी वो दीजिए, and all the documents relating to the mortgaged property which are in the possession or power of the mortgagee. जो mortgagee की पावर में उसके डॉक्यूमेंट है उनको वापस करें. दूसरा, where the mortgagee is in the possession of the mortgaged property, to deliver the possession thereof to the mortgager. प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी दे दीजिए, पहले डॉक्यूमेंट दे दीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए. नेक्स्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर ईदर टू रिट्रांसफर. कहां था रिट्रांसफर? इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश मॉर्गेज में, Yes, sir. और भी जगह जहां पर पोजीशन दी गई थी. ईदर टू रिट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिम, और ये जरा ये यहां अंडरलाइन करिएगा, और सच थर्ड पर्सन द मॉर्गेजर टू सच थर्ड पर्सन एज ही डायरेक्ट, जैसा कि उसने डायरेक्ट किया है. उसने जैसे वो जो टेंडर था कि जब वो किसी को भेज रहा था कि ये पैसा लो और मेरी जो प्रॉपर्टी वो सी को भेज देना, वो डी को दे देना, तो वो चाहे तो ट्रांसफर कर दे मॉर्गेजर को, और जहां मॉर्गेजर डायरेक्ट कर रहा है चाहे उसको दे दे. क्लियर है बात? नेक्स्ट, और टू एग्जीक्यूट and where the mortgage has been effected by the registered instrument, to have registered acknowledgement in writing that the right in derogation of his interest transferred to the mortgagee has been extinguished. ठीक है, छोड़ दो, अब हो गया. जहां पर रजिस्टर्ड था
अब जैसे ही प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को आ गई, डॉक्यूमेंट मॉर्गेजर को आ गई, या प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को आ गई, या अगर मॉर्गेजर ने जिसको डायरेक्ट किया था उसको आ गई, तो अब उसके बाद जो मॉर्गेजीज के राइट है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे प्रॉपर्टी में। क्लियर है बात? आइए प्रोविजो अब पढ़िए। समझ आया क्या हो रहा है? बहुत सिंपल से शब्दों में, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं कि जब प्रिंसिपल मनी और जो अमाउंट ऑफ द लोन है और mortgage money become due, the mortgagor shall have the right to redeem his property by paying the loan amount, or by paying or tendering the amount, and requires from the mortgagee the following thing. following क्या क्या है कि वो जो है डॉक्यूमेंट दे दे विच आर इन द पोजीशन ऑफ द mortgagee, वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे mortgager को, और या जिसको डायरेक्ट किया गया उसको। यस नो? ठीक है। अब आइए जरा नेक्स्ट प्रोविजन। provided that the right conferred by this section has not been extinguished by act of parties or by decree of a court. याद रखिएगा, द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड ईदर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। इट मीन्स the clause on the redemption cannot deprive a mortgager to redeem his property. Nothing can deprive the mortgager to redeem his property either by the act of the parties, any agreement has been made between the parties, or by the decree of the court. क्लियर है बात? Because the right of redemption is based, लिखिए, because the right of redemption is based on the principle of equity, justice and good conscience, which is being upheld by the Honorable Supreme Court in the case of Morari Lal versus Devkaran. Morari Lal versus Devkaran. Morari Lal versus Devkaran. The postponement of redemption for 85 years. Next लिखिए, the postponement of the redemption for 85 years is not a clause on redemption. Is not a clause on redemption. Seth Gangadhar versus Shankar Lal. Seth Gangadhar versus Shankar Lal. A right of redemption cannot be snatched by making an agreement between the parties. समझ रहे हैं? Next. Right conferred by this section is called a right to redeem, and a suit to enforce it is called a suit for redemption. जी next. Nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that if the time fixed for payment of the principal money has been allowed to pass, or no such time has been fixed, the mortgagee shall be entitled to reasonable notice before payment or tender of such money. देखिए सिंपल कह रहा है कि जहां पर मॉर्गेज रखा गया था, मॉर्गेज डीड बनाई गई थी, और मॉर्गेज डीड में ये मेंशन नहीं किया था कि कितने पीरियड तक आप लोन दे देंगे, लोन मनी
रीपे कर देंगे। तो ऐसे टाइम पे वेयर द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, द mortgage is entitled to get the notice prior to making the payment of the mortgage। mortgage का पेमेंट करने से पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? The mortgagee is also entitled to get a notice prior to making a payment to him where there is no time fixed for payment of the loan। क्लियर है बात? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाइए। Redemption of portion of mortgage property. Nothing in this section shall entitle a person interested in a share only of the mortgage property to redeem his own share only on payment of a proportionate part of the amount remaining due on the mortgage, except only where a mortgagee or if there are more mortgagees than one. All such mortgagees has or have acquired in whole or in part the share of mortgagor। देखिए कह रहा है कि where the property belongs to several person, suppose in a property which has been mortgaged against a loan, belongs to a father or his son, two partners of the properties are there and it has been mortgaged। If B, a son, desires to redeem his part, he can redeem his part by making a payment। समझ रहे हैं आप? पार्ट में भी रिडम्पशन हो सकता है जहां पर ऐसी प्रॉपर्टी में एक या उससे ज्यादा उसके पर्सन है जो इंटरेस्ट रखते हैं उस प्रॉपर्टी में, या राइट है जिनका, तो वो रिडीम करा सकते हैं उतने पार्ट को और रेस्ट जो है अनरिडीम्ड रहेगा। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। व्हाट इज क्लॉग ऑन रिडम्पशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लॉग ऑन रिडम्पशन? देखिए हमने अभी आपको बताया क्लॉग का मतलब होता है बाधा, रिस्ट्रेंट, प्रिवेंशन, एब्सटेंशन। नो एग्रीमेंट can snatch or prevent a mortgager from redeeming his property। ठीक है? Because equity never, लिखिए जल्दी से, equity never permits any fetters, FATTERS, fetters or clog on mortgager's right of redemption। Full stop। Clog on equity or redemption is void। Therefore, Lord Lindley, 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 in Stanley versus Wild, has stated that the mortgager has a right to back property after the payment of mortgage money, and any agreement
which prevents the redemption, which prevents the redemption redemption therefore is void because of the maxim once a mortgage is always a mortgage. Once a mortgage is always a mortgage. समझ में आया क्या है क्लॉग ऑन रिडम्पशन? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो प्रिवेंट करता है मॉर्गेजर को उसकी प्रॉपर्टी रिडीम कराने से, ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा. कोई नो सच एग्रीमेंट कैन बी मेड बिटवीन द पार्टीज और nothing can impede the rights of the mortgagor from redeeming his right to redeem the property by making and preventing by any ways by the mortgagee. क्लियर है बात? देखिए, collateral benefits in the mortgage are different from the clog. Collateral benefits are those benefits which is being provided to the parties which are besides from the mortgage, जो mortgage से besides होते हैं. ऐसे जो rights होंगे, ऐसे जो collateral rights होंगे, these are not the prevention from the redemption of the property, but these are some collateral agreement or collateral rights जो दोनों पार्टी collaterally बनाती हैं. ठीक है, जरा लिखिए. collateral, लिखिए an agreement which can give some collateral benefit, collateral benefits to mortgagee is not necessarily a clause on equity, of redemption. चलिए, इन Knox and Company versus Rice, Knox and Company versus Rice. चलिए देखिए, इसमें हुआ क्या था. नॉक्स एंड कंपनी वर्सेस राइस. नॉक्स एंड कंपनी एक वाइन कंपनी है और राइस जो कंपनी है वो लाइसेंस डीलर है वाइन के. अब राइस एंड कंपनी को लोन की जरूरत पड़ी, कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने जो है नॉक्स एंड कंपनी से जो है कुछ अमाउंट लिया आफ्टर मॉर्गेजिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी. उनकी जो प्रीमाइसिस थी, जो उनकी गुडविल थी, उसको मॉर्गेज रखकर दे हैव टेकन द लोन. कौन? राइस एंड कंपनी. तो यहाँ राइस एंड कंपनी मॉर्गेजर हुए
मोर्गेजी कौन हुए? नॉक्स एंड कंपनी. अब Knox and Company has made an stipulation that the Rice and Company shall only sell the wine delivered by the Knox and Company even after the mortgage money has been paid or satisfied. तो बताइए क्या ऐसी कंडीशन, ऐसा स्टेपुलेशन क्लॉज है कि नहीं है? सर क्लॉग है. क्लॉज है. क्या होता है क्लॉज? रिडीम करने के लिए सर उसको Okay. कंडीशन लगा दिया ना. प्रिवेंट कर दिया उसको, ठीक है. तो इसी को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड ने मना किया और कहा सच एन एग्रीमेंट बाय स्टिपुलेशन is a clause on the redemption of the mortgager's right. Therefore, such clause fetters a mortgager from redeeming his property, and such clause are void. क्लियर है बात? void कहा कोर्ट ने. चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट. नेक्स्ट केस लिखिए क्रेग लिंगर क्रेग KREGLINGR क्रेग लिंगर वर्सेस न्यू NEW पेटागोनिया PATAGONIA मीट न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी. चलिए देखिए क्रेग लिंगर जो है ये एक वुलन कंपनी है जो वुलन को बनाती है और उसके बाद मार्केट में सोल्ड आउट करती है. अब न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी, इनको जो है पैसों की जरूरत पड़ी. इन्होंने जो है क्रेग लिंगर से पैसा लिया. अब उन्होंने एट अ टाइम ऑफ गिविंग द लोन they have separately made an agreement that the Kragelinger, the new Patagonia meat and cold storage company shall sell the leather of the ship to the Kragelinger company. Kragelinger को जो है न्यू पेटागोनिया जो कंपनी है वो कंपनी सेल करेगी किसको? क्रेगलिंगर को एट अ मार्केट प्राइस पर आप जो है हमको सेल कर देना जो मार्केट में होगा. तो बताइए वेदर इट इज फैटर्स और नॉट. नो सर. तुम टीपी पहले पढ़ी हो गया हमसे. नहीं. फैटर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू पे जो है कहा तो कोर्ट ने कहा सच एग्रीमेंट इज अ कोलेटरल एग्रीमेंट विच गिव्स सम बेनिफिट्स टू द mortgagee and these are at the option of the mortgager, so it is not a clause on redemption and the party and the mortgager can have the right to mortgage his property at any time, sorry redeem his property at any time. क्लियर है? देखिए हमने बताया
कि इस केस में जो था, कहा था कि हमको 5 साल तक आप हमको बेचेंगे। रिडम्पशन का टाइम था 1 साल, लेकिन एग्रीमेंट हुआ कि 5 साल तक आप मार्केट प्राइस पे हमको बेचेंगे। तो ऐसा क्लॉज नहीं कहा गया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वेदर द कोलेटरल बेनिफिट्स कैन बी टेक बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द रिडीम्शन। इंडिया में बियॉन्ड द टाइम ऑफ द रिडम्शन वेदर द कोलेटरल बेनिफिट्स कैन बी टेकन, जैसे इस वाले मामले में लिए गए। मना कर दिया कोर्ट ने, कहा नहीं, इन इंडिया द कोलेटरल बेनिफिट्स कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द रिडम्शन। collateral benefits cannot be extended beyond the period of redemption. केलू नायर वर्सेस अंबू नायर। केलू KELU, केलू नायर वर्सेस अंबू नायर AMBUNAYR। क्लियर है बात? सर केस का नाम रिपीट कर दो। केलू नायर KELU, नायर NYRE, नायर, अंबू नायर AMBUNYRE। प्रॉपर नाउन है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हम कल मिलेंगे फिर। कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है या ऐसे ही बस? टेक्निकलिटी तो लग रही होगी। थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है सर। TPA यस सर, मतलब थोड़ी थोड़ी ये इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इस सेक्शन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले सेक्शन में भी सेम टू सेम है। ये खूबसूरत है बहुत। इस सब्जेक्ट की यही तो बात, खासियत है कि इतना खूबसूरत तरीके से फ्रेम किया गया है कि इसको टेक्निकल वे में समझना पड़ता है। सर जी, ऐसी खूबसूरती से अल्लाह बचाए। सर पहली बार में ही हमें ज्यादा खूबसूरत नहीं लगा था, अब ज्यादा लग रहा तो है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये सर। हाँ, जितना डिटेल में आज आपने ये वाला सेक्शन पढ़ा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ रट लिया था ऊपर ऊपर से, ये इसमें ये है, बस मैंने कभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा। नहीं, बात ये ना, अब जब मेंस में आएगा ना, तो मेंस में आपको रिडम्शन बताना पड़ेगा, मेंस में रिडम्शन कब होगा बताना पड़ेगा, कब ड्यू होता है बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो नोटिस बताना पड़ेगा कि अगर रीजनेबल टाइम फिक्स नहीं है तो नोटिस देना पड़ेगा। पार्शियली भी रिडीम कराया जा सकता है। और क्लॉक क्या होता है, क्या क्लॉक बाय डिक्री हो सकता है, बाय एग्रीमेंट हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्लॉक। कोलेटरल बेनिफिट्स कुछ हो सकते हैं बिसाइड्स दी रिडम्शन। हमने पहला केस पढ़ा स्टैनले वर्सेस वाइल्ड, लॉर्ड लिंडले के द्वारा। उसके बाद हमने नॉक्स एंड कंपनी वर्सेस राइस पढ़ा, फिर क्रेगलिंगर वर्सेस न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी। और लास्टली हमने केलू नायर वर्सेस अंबू नायर पढ़ा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। वेलकम वेलकम, चलिए कल मिलते हैं। अस्सलाम अल्लाह थैंक यू हाफिज़ सर। सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। थैंक यू।